Hello students, a warm welcome to Obsession. Today we will discuss about current affair of जुलाई वीक 2. आज हम लोग बात करने वाले हैं जुलाई वीक 2 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. तो बहुत अच्छे तरीके से देखना है, समझना है और हर एक क्वेश्चन के साथ साथ जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ उसे भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट न्यूज़ के साथ. आज का पहला न्यूज़ आप लोगों के लिए क्या आता है देखिएगा. पहला न्यूज़ है पुरुषोत्तम रुपेला. देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में से याद रखने होंगे अपने अपने कैबिनेट मिनिस्टर. ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो पुरुषोत्तम रुपेला हमारे कौन से मिनिस्टर हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के मिनिस्टर जिनका नाम पुरुषोत्तम रुपेला है. उन्होंने इंडिया का पहला एनिमल हेल्थ समिट 2022 एनिमल हेल्थ समिट 2022 को इनॉग्रेट किया है. कहां पर? नई दिल्ली में. ठीक है, तो यहाँ पर बात ये चल रही है कि एनिमल की हेल्थ से रिलेटेड जो भी आयुर्वेदा का यूज है, आयुर्वेदा का यूज एनिमल हेल्थ में भी किया जाए. आयुर्वेदा का यूज एनिमल हेल्थ में भी किया जाए, जिस पर्पस के लिए इंडिया की पहली एनिमल हेल्थ समिट कहां पर हुई? दिल्ली में. बस देखो, मोस्ट ऑफ द समिट जो इंडिया में होती है ना, वो सारी दिल्ली में होती है. मोस्ट ऑफ द, ये नहीं कह सकते कि 100%, लेकिन कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को आंसर लगाना पड़े जिसका आंसर आपको ना पता हो और वो समिट से रिलेट करता हो, तो 90% समिट होती हैं दिल्ली के अंदर. जैसे अभी फर्स्ट एवर पहली बार एनिमल हेल्थ समिट दिल्ली के अंदर हुई, जिसका इनॉग्रेशन किसने किया? हमारे एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के मिनिस्टर जिनका नाम क्या है? पुरुषोत्तम रुपेला. तो ये आपको पता चला पहला न्यूज. पुरुषोत्तम रुपेला कौन से मिनिस्टर हैं? अभी हाल ही में एनिमल हेल्थ समिट कहां पर हुई? पहली समिट थी. चलो, तो पहले न्यूज से आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज की ओर. गोदी लिमिटेड, गोदी इंडिया लिमिटेड नाम की ये जो कंपनी है, गोदी इंडिया नाम की कंपनी, ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसको BIS से सर्टिफिकेशन मिला है. इन्होंने बनाई अभी हाल ही में लिथियम ऑयल सेल. तो लिथियम आयन सेल अभी हाल ही में जो बनाया, जिसका नाम है NMC 811 नाम का एक सेल बनाया उन्होंने, लिथियम आयन सेल. तो लिथियम आयन सेल को स्टैंडर्ड, मतलब एक बढ़िया तरीके से इन्होंने बनाया कि जो सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा कर रहा होगा. ठीक है, तो सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड को ये लिथियम आयन सेल जो है वो पूरा कर रहा है. तो पहली ऐसी कंपनी जिसका लिथियम आयन सेल वो सारे स्टैंडर्ड को पूरा किया और इसने रिसीव किया इंडियन स्टैंडर्ड, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उससे सर्टिफिकेशन इसको मिला है. तो गोदी इंडिया नाम की जो बैटरी बनाने वाली कंपनी है, देखो क्या लिखा है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये हैदराबाद की. गोदी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो बैटरी बनाने वाली कंपनी है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने एक बैटरी बनाई, लिथियम आयन सेल बनाया और ये सेल को अभी हाल ही में BIS सर्टिफिकेशन मिला है. कौन सा सर्टिफिकेशन? BIS सर्टिफिकेशन. किसको मिला? पहला लिथियम आयन सेल जो किसने बनाया? गोदी इंडिया ने. गोदी इंडिया का बनाया हुआ लिथियम आयन सेल जिसको BIS सर्टिफिकेशन मिला है, और ये पहला ऐसा सेल है जिसको BIS सर्टिफिकेशन मिला है. ठीक है, दो न्यूज पता चले, एक तो वो पुरुषोत्तम रुपेला वाला और दूसरा गोदी इंडिया वाला. ये ना फर्स्ट है जिस कारण से मैंने बता दिया. वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर जब फर्स्ट की बात चल रही है ना, तो इंडिया का कोई भी फर्स्ट हो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है. वर्ल्ड का कोई भी फर्स्ट हो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है. ठीक है, चलो अगले न्यूज पर चलते हैं. अगला न्यूज आता है, ये भी लिथियम आयन सेल से रिलेट करता हुआ. लिथियम आयन सेल के दोनों पॉइंट मैंने इकट्ठे डाल दिए. अभी ओला आप लोगों को पता ही है, बेंगलुरु बेस्ड जो ओला इलेक्ट्रिक है, ओला इलेक्ट्रिक ने इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड, मतलब इंडिया में ही डेवलप किया हुआ लिथियम आयन सेल NMC 2170 अभी हाल ही में बनाया है ये लिथियम आयन सेल. अभी ये मत सोचना इसको भी BIS सर्टिफिकेशन मिल गया है, ये भी अभी इंडिया में बना हुआ लिथियम आयन सेल है. ठीक है, अभी इसको सर्टिफिकेशन नहीं मिला है BIS का. BIS का सर्टिफिकेशन तो गोदी इंडिया वाले सेल को मिला है.
ठीक है, अभी हाल ही में जो इंडिया का पहला इंडिया में बना लिथियम आयन सेल जो ओला ने बनाया है, किसने बनाया? ओला ने बनाया है। वो कह रहे हैं कि उसका अगले साल से बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करेंगे और बाहर से जो लिथियम आयन सेल आते हैं वो इंपोर्ट कम करने पड़ेंगे जब वो लिथियम आयन सेल इंडिया में ही बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मतलब धीरे धीरे करके, जैसे गोदी इंडिया है वो लिथियम आयन सेल बना रहा है, जैसे ये ओला है वो लिथियम आयन सेल बना रहा है। तो आप लोगों को ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। गोदी इंडिया वाला वो भी लिथियम आयन से रिलेट करता था, और ये जो ओला वाला है इन्होंने भी लिथियम आयन सेल बनाया है जो अभी हाल ही में बड़े लेवल पर इसका प्रोडक्शन अगले साल से शुरू हो जाएगा इंडिया में। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को लिथियम आयन से रिलेट करते हुए थे, इस कारण से मैंने इकट्ठे डाल दिया। चलो अगले न्यूज पर चलते हैं। अभी हाल ही में इंडिया जो है वो इलेक्ट हुआ है इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्को 2003 कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अब याद करो, मैंने तुम्हें एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया था यूनेस्को के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये बताया था पहले यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट 38 होती थी, प्रीवियस ईयर 2 नई साइट्स बनी, एट प्रेजेंट में इंडिया की 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये 2 कौन सी बनी? ये बनी कौन कौन सी, आप सभी को पता है, रामाप्पा टेम्पल और धोलावीरा। रामाप्पा टेम्पल सर तेलंगाना में और धोलावीरा गुजरात में, ये 2 नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी, टोटल 40 हो गई थी। ये तो मैंने पढ़ाया। लेकिन अब यहां पर लिखा है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। एक तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ाया मैंने वहां पर, लेकिन ये चीज नहीं पढ़ाई एक इंटेंजिबल हेरिटेज भी होती है यूनेस्को की। आज पढ़ाता हूं ध्यान से। यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज होती है जिसको आप लोग छू नहीं सकते हो। इंटेंजिबल वही तो होता है ना जिसको छुआ नहीं जा सकता है। जैसे कोई भी वैदिक चैंटिंग है, कोई भी डांस है, कोई भी फोक सॉन्ग है, किसी भी टाइप से, जैसे दुर्गा पूजा कलकत्ता की 2021 में, ये यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज बना था। यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज। तो यूनेस्को की इंडिया में ना इंटेंजिबल हेरिटेज है 14। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? 40, 40। और इंटेंजिबल, जैसे देखो कुंभ का मेला, सुना भी होगा शायद आप लोगों ने, कुंभ के मेले को यूनेस्को की हेरिटेज का दर्जा दे दिया गया। अरे सर, कुंभ का मेला कोई ऐसा प्लेस नहीं है, वो हर बार अलग अलग जगह पर लगता है। ठीक है, वो इंटेंजिबल है जिसको छुआ नहीं जा सकता है मेले को। अगर कोई डांस है उसको छुआ नहीं जा सकता है, दुर्गा पूजा है उसको छुआ नहीं जा सकता है। तो ऐसी इंटेंजिबल हेरिटेज है इंडिया में यूनेस्को की 14, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? 40, 40 याद रखना। और ये जो यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज हैं 14। ठीक है, अब बात ये चल रही है, तो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सेफ गार्डिंग के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए एक कन्वेंशन हुई थी, एक सम्मेलन हुआ था 2003 में। और वर्ल्ड लेवल पर जितनी भी ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको संभालने के लिए थोड़े थोड़े दिनों के लिए, थोड़े थोड़े सालों के लिए कोई ना कोई देश मेंबर बनता रहता है। ठीक है, अब इंडिया मेंबर बना है यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को संभालने के लिए, जो इंडिया रहेगा 2022 से लेकर 2026 तक यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को संभालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चला कि ये जो यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी की कन्वेंशन हुई थी 2003 में, उसमें डिसाइड हुआ था थोड़े थोड़े टाइम के लिए अलग अलग देशों को बनाएंगे मेंबर, जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट को देखेंगे। ठीक है, जैसे इंडिया में 14 है, बड़े सारे देशों में अलग अलग होती होंगी, यूनेस्को डिक्लेयर करता है। तो अब बात ये चल रही है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो 40 है, इंटेंजिबल 14 है, और ये जो इंटेंजिबल साइट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सेफ गार्डिंग के लिए यूनेस्को ने आने वाले 4 सालों के लिए इंडिया को इलेक्ट किया है, इंडिया को चुना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, ऑड्रे एजोले यूनेस्को के हेड हैं, ये बातें मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखी हैं। ठीक है, वो सारी पुरानी बातें हो गई। चलो फिर चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की ओर, और हमारा अगला न्यूज़
क्या आता है, देखिएगा। अगला न्यूज़ ये आता है वेस्टर्न रेलवे। वेस्टर्न रेलवे की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो वहाँ पर स्काई वॉक, सबसे लंबा स्काई वॉक बनाया गया। स्काई वॉक क्या होता है? अरे तुमने देखा रेलवे स्टेशन पर जो ब्रिज बना होता है एक पटरी से दूसरी पटरी पे जाने के लिए बने होते हैं, तो यार ये सिंपल सा है, इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कहाँ पर बना है? सिंपल इतना सा क्वेश्चन है, इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज कहाँ पर बना है जिसको स्काई वॉक बोलते हैं? ब्रिज तो पुल हो गया, वो स्पेसिफिकली जहाँ पर रोड ट्रैफिक होते हैं, तो इनको ना हम नॉर्मल भाषा में पुल ही बोल देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड होता है उनके लिए स्काई वॉक। तो इंडिया का सबसे बड़ा स्काई वॉक ये बना है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर बना है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए मुंबई महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा स्काई वॉक बना है, ठीक है। चलो, तो ये भी पता चल गया। फिर बात करते हैं स्टैचू ऑफ पीस के बारे में। तुम्हें याद होगा कि मैंने थोड़े दिन पहले आप लोगों को ये पढ़ाया था, रामानुजाचार्य जी का एक स्टैचू लगा था तेलंगाना में। तेलंगाना के हैदराबाद में रामानुजाचार्य जी का स्टैचू लगा था, जिसको मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया था, जिसका नाम था स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वो वल्लभ भाई पटेल जी का, वो गुजरात में है, कंफ्यूज ना हो जाना, वो वल्लभ भाई पटेल जी का गुजरात के अंदर है, वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ये है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, जो कहाँ लगा है? हैदराबाद के अंदर। लेकिन अभी अभी ना नया एक और स्टैचू लगा है, ये भी रामानुजाचार्य जी का है, ये श्रीनगर में लगा है, इसका नाम स्टैचू ऑफ पीस रख दिया है। स्टैचू ऑफ पीस ये कहां पर लगा है? श्रीनगर में। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी ये कहां पर लगा है? हैदराबाद में। दोनों स्टैचू किसके हैं? रामानुजाचार्य जी के। तो याद रख लेना, रामानुजाचार्य जी के दो स्टैचू हो गए, और स्टैचू के नाम भी अलग अलग हैं। देखो कितनी यूनिक बात है, स्टैचू के नाम भी अलग अलग हैं। एक स्टैचू ऑफ पीस है जो श्रीनगर में लगा है, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है जो हैदराबाद में लगा है, और दोनों स्टैचू किसके हैं? रामानुजाचार्य जी के स्टैचू हैं, ठीक है। चलो, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज ये आता है, इंडिया का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे। हाँ भाई, एलिवेटेड क्या होता है? अब ये भी बता दो। एलिवेटेड होता है, देखो एक के ऊपर एक। देखो यहाँ पर आप लोग ये रोड देख रहे हैं, नीचे भी रोड है, उसके ऊपर फिर एक और रोड है, उसके ऊपर ऐसे एक और रोड है, एलिवेटेड, ठीक है, छत वाला रोड। इंडिया का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे की बात चल रही है, ये कहां पर बनाया जा रहा है, जो 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये गुरुग्राम हरियाणा, देखो द्वारिका दिल्ली से होता हुआ, दिल्ली में जो द्वारिका है ये गुजरात वाला द्वारिका नहीं है, ठीक है, दिल्ली में जो द्वारिका है वहां से लेकर गुरुग्राम हरियाणा तक एक नया एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो इंडिया का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे होगा, ठीक है। एक्सप्रेसवे तो, एलिवेटेड वे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये नहीं है, एक्सप्रेसवे नहीं है एलिवेटेड वाला। तो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कहां पर बन रहा है? आपके एरिया में जहां पर अगर आप रहते हैं तो वहां पर एलिवेटेड रोड तो होंगे अभी भी, ठीक है, जहां मैं रहता हूं वहां पर भी एलिवेटेड रोड है, लेकिन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे नहीं है, ठीक है। इंडिया का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे दिल्ली से गुरुग्राम तक बनाया जा रहा है, याद रखिएगा, दिल्ली से गुरुग्राम तक बनाया जा रहा है। और कौन बनाता है ये सारे एक्सप्रेसवे? सर ये तो सारा का सारा NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI की बात कर लेते हैं तो हमें ये भी याद है, अलका उपाध्याय NHAI की हेड हैं, ठीक है, याद है ना आपको, अलका उपाध्याय, अलका उपाध्याय NHAI की हेड हैं। और आप कभी कंफ्यूज नहीं होते अलका उपाध्याय और अलका मित्तल में। अलका मित्तल ONGC की हेड हैं, और जो अलका उपाध्याय हैं वो NHAI की चेयरपर्सन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया का पहला अर्बन एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे दिल्ली से गुरुग्राम तक बनाया जा रहा है। चलिएगा आगे बात करते हैं। मोदी जी ने क्या किया? तुम्हें बजट में शायद तुमने सुना होगा गति शक्ति योजना, जिसमें मोदी जी रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज, ठीक है, इनकी डेवलपमेंट करने के लिए कह रहे थे कि इंडिया में रोडवेज की डेवलपमेंट करनी है, वाटरवेज की डेवलपमेंट करनी है, एयरवेज की डेवलपमेंट करनी है, ताकि सामान और पर्सन्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सके। PM गति शक्ति योजना बनाई थी। तो हम PM गति शक्ति योजना की ओर बढ़ते हुए अब इसमें रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज से रिलेटेड नए नए कोर्स कराए जाएंगे। इंडिया की पहली
गति शक्ति यूनिवर्सिटी बन रही है, इंडिया की पहली गति शक्ति यूनिवर्सिटी। अब मोदी जी ने क्या किया कि नवी क्या बनाएंगे, पहले ना गुजरात के वडोदरा में नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट होता था, उसे ही क्या कर दिया, यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया और उसे ही अपग्रेड करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाकर गति शक्ति विश्वविद्यालय या गति शक्ति यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया है। ठीक है, तो उसे ही अपग्रेड कर दिया, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट जो वडोदरा गुजरात में था उसको अपग्रेड करते हुए डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया और उसको गति शक्ति यूनिवर्सिटी बोला गया। अब एक बात याद रखनी है, अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए इंडिया की पहली गति शक्ति यूनिवर्सिटी जहां पर रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज इनसे रिलेटेड स्टूडेंट्स को कोर्स कराए जाएंगे, बच्चों को अलग अलग चीजें सिखाई जाएंगी इस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाने के लिए, तो वो इंडिया की पहली गति शक्ति यूनिवर्सिटी गुजरात में है। याद रखना है, इंडिया की पहली गति शक्ति यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर है। अब गुजरात की बात चल रही है तो गुजरात से रिलेटेड और भी न्यूज हो जाए गुजरात से रिलेटेड बाकी न्यूज, 36th नेशनल गेम्स पहली बार हो रहे हैं गुजरात में, जो 27 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 36th नेशनल गेम्स गुजरात में हो रहे हैं। ठीक है, गुजरात के अंदर जो डायमंड सिटी है ना सूरत, जहां पर पहला स्टील रोड बनाया गया, स्टील्स के वेस्ट से रोड कहां पर बनाया गया, गुजरात के अंदर सूरत में। ठीक है सर, ये भी पता है, तो गुजरात के बारे में ये तीनों बातें ध्यान से देख लो। सबसे पहला गुजरात के अंदर गति शक्ति यूनिवर्सिटी, ठीक है। दूसरा गुजरात के अंदर होंगे 36 नेशनल गेम्स, पहली बार गुजरात में हो रहे हैं, आज तक गुजरात में नहीं हुए थे, पहली बार गुजरात में हो रहे हैं 36 नेशनल गेम्स। ठीक है, उसके साथ साथ स्टील रोड, इंडिया का पहला स्टील रोड, स्टील के वेस्ट से बनने वाला रोड गुजरात के अंदर डायमंड सिटी सूरत में बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको गुजरात के बारे में पता चली हैं। अगले चलते हैं दिल्ली के बारे में, दिल्ली में चलते हैं, चलो भाई। दिल्ली में मिशन कुशल कर्मी नाम से पता चल रहा है, कुशल कर्मी हमारे जो वो थे ना कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को स्किल देने के लिए, ताकि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और बढ़िया तरीके से बिल्डिंग तैयार कर पाए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए मिशन कुशल कर्मी जो चलाया है वो दिल्ली की गवर्नमेंट ने चलाया है। ठीक है, दिल्ली की गवर्नमेंट ने क्या चलाया, मिशन कुशल कर्मी। तो याद रख लीजिएगा, मिशन कुशल कर्मी किसने चलाया, दिल्ली गवर्नमेंट ने चलाया है, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। ओके, और अभी जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ रहा था ना, कुशल कर्मी दिल्ली की गवर्नमेंट ने चलाया, फिर ना मेरे को एक और पॉइंट याद आया, थोड़े दिन पहले हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसा प्लान चलाया था कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, उसका नाम था निपुण। देख लो, ये जून का न्यूज़ है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए था तो मैंने दोनों को इकट्ठा लिख दिया। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए मिशन कुशल कर्मी तो दिल्ली की गवर्नमेंट ने चलाया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने निपुण चलाया था। निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर। नीचे फुल फॉर्म आपको दिख रही है, निपुण भी कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। कुशल कर्मी भी कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए है, लेकिन वो दिल्ली गवर्नमेंट का है। दोनों के दोनों कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की स्किल्स को बढ़ाने से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया, दिल्ली की बात चल रही है तो दिल्ली में होगा अगले साल इंडिया का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल। इंडिया का कह रहे हैं ये सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा, जहाँ पर सस्ता सस्ता सामान मिलेगा। ठीक है, मतलब एक सस्ते तरीके से लोग वहाँ पर जाकर शॉपिंग कर पाएंगे। 30 दिन का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा, ये इंडिया का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा जो दिल्ली के अंदर होगा। और दिल्ली के बारे में एक और न्यूज़ थी जो मैंने पहले भी आपको शायद पढ़ाई है, इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क, इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां पर बनाया जा रहा है, दिल्ली के अंदर। इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है। ये लो, दिल्ली के बारे में भी देख लो आप लोग, ये 3-4 बातें जो थी। सबसे पहला पता चला दिल्ली में मिशन कुशल कर्मी कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का निपुण है कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए। दिल्ली में 30 दिन का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल अगले साल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, और इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क, इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहां पर, दिल्ली में बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता चली हैं किसके बारे में, दिल्ली के बारे में।
चलो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं जो रिलेट करेगा हमारा कर्नाटक से। ठीक है, चलिए भाई कर्नाटक की ओर बढ़ जाते हैं और पहला पॉइंट कर्नाटक से रिलेट करता हुआ क्या आता है। देखो कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जिसने अभी हाल ही में ये एक पॉलिसी बनाई है कि वो जितना भी स्टेट का जीडीपी होगा ना, मतलब स्टेट में जितना भी सर्कुलेशन होगा मनी का, उसका 0.1% वो खर्च करेंगे रिसर्च और डेवलपमेंट पे। बहुत बढ़िया इन्होंने पॉलिसी बनाई है कि पूरे स्टेट की जीडीपी का 0.1%, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा ये भी, पूरे स्टेट की जीडीपी का 0.1% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा। ऐसी पॉलिसी बनाने वाला इंडिया का पहला स्टेट कर्नाटक। ठीक है, ऐसी पॉलिसी बनाने वाला इंडिया का जो पहला स्टेट है कर्नाटक, स्टेट की जीडीपी का 0.1% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किया जाए। ठीक है, ऐसी पॉलिसी बनाई कर्नाटक ने। चलो अब चलते हैं यूपी में। यूपी के बारे में 3-4 न्यूज़। सबसे पहला न्यूज़ यूपी के बारे में, यूपी इंडिया का पहला स्टेट बन रहा है जहां पर सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे हैं। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे यूपी के अंदर हैं। वो कह रहे हैं कि अभी 6 तो एक्सप्रेसवे वहां पर बन चुके हैं और बाकी 7 अभी बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला स्टेट कौन सा है? यूपी। ठीक है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम अभी हाल ही में मोदी जी ने इनोग्रेट किया वाराणसी में, ताकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको बढ़िया तरीके से लागू किया जा सके। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए अखिल भारतीय शिक्षा समागम मोदी जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, वाराणसी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को शुरू करने वाला इंडिया का पहला स्टेट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है कि मतलब डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसे वर्ल्ड लेवल पर, नेशनल लेवल पर फेमस बनाएंगे। ठीक है, जो उस डिस्ट्रिक्ट की फेमस चीज होगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शुरू करने वाला इंडिया का पहला स्टेट यूपी है। तो ये देख लो यूपी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे कहां पर है? यूपी में 6 बन चुके हैं, 7 बन रहे हैं। सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे वाला स्टेट यूपी। ठीक है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अखिल भारतीय शिक्षा समागम अभी वाराणसी में हुआ है। ठीक है, तीसरा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को शुरू करने वाला इंडिया का पहला स्टेट यूपी। याद रख लीजिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट वहीं पर है तो याद रखने का तरीका बना लो। सर डिस्ट्रिक्ट वहां पर ज्यादा है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन सा है? यूपी है। तो ये सारी बातें किससे रिलेट करती हैं? यूपी से रिलेट करती हुई आप लोगों को पता चली हैं। चलिएगा फिर चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, अगले न्यूज की ओर। कराची पूजा नाम का जो फेस्टिवल है वो कहां पर होता है? कराची त्रिपुरा। तो कराची पूजा त्रिपुरा में होता है। अब ये तो थोड़ा सा रटना पड़ेगा, कराची पूजा त्रिपुरा, कराची पूजा त्रिपुरा में होता है। त्रिपुरा के बारे में ये आप लोगों को पता चल चुका है। ठीक है, फेस्टिवल का नाम है, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट वो कहां पर है? लद्दाख में। लेह एयरपोर्ट बन रहा है इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट, ठीक है, वो कौन सा बन रहा है? लेह एयरपोर्ट। ठीक है, पता चल गया। अब कार्बन न्यूट्रल पर बात चल रही है, तुम्हें पता है वो मोदी जी वहां गए थे जो क्लाइमेट चेंज समिट में, जिस समिट का नाम था COP26। मोदी जी पिछले साल 2021 में यूके के ग्लासगो में गए थे। याद आया? यूके के ग्लासगो में गए थे मोदी जी इस समिट को अटेंड करने के लिए। और मोदी जी ने वहां पर क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करी थी। कहा था कि इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बना देंगे 2070 तक, 2070 तक इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बना देंगे। ये भी याद रखना है, इंडिया का कार्बन न्यूट्रल बनाने का टारगेट 2017 है। ओके, ये डिसाइड कहाँ किया? कोप समिट जो ग्लासगो में हुई थी। इस बार कोप समिट इजिप्ट में होनी है 2023 में। कहां पर होनी है? यूएई में। ये भी मैंने बार बार बता रखा है। लेकिन
इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा बना है? लेह एयरपोर्ट। ठीक है, लेह एयरपोर्ट इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बना है। चलो अगले न्यूज पर चलते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। ये क्या होता है रूरबन? अब देखो ये तुम्हें नाम से पता चल रहा है, रूरबन 2 वर्ड से मिलकर बना है। जैसे तुमने देखा विराट और अनुष्का मिले, विरुष्का बन गया। विकी कौशल और कैटरीना मिले, विकेट बन गया। मोदी जी कहते हैं हम भी मिलाएंगे किसी ना किसी को, हम रूरल प्लस अर्बन को मिलाते हैं तो रूरबन बन गया। ठीक है, रूरल प्लस अर्बन, अर्बन एरिया वाली सारी फैसिलिटीज रूरल एरिया में देना, अर्बन एरिया वाली सारी फैसिलिटीज रूरल एरिया में देने के लिए ये रूरबन मिशन है। ठीक है, अर्बन एरिया की फैसिलिटी रूरल एरिया में देने के लिए रूरबन मिशन बनाया गया है। अब बात यह है कि रूरबन मिशन के तहत इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जो बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट इस रूरबन मिशन को किया और इंडिया में पहले नंबर पर आया। रूरबन मिशन को इंप्लीमेंट करने के कारण पहले नंबर पर आने वाला स्टेट जिसने रूरबन मिशन में टॉप परफॉर्मेंस दी है, स्टेट का नाम है झारखंड। रूरबन मिशन में टॉप करने वाला स्टेट कौन सा है? झारखंड। रूरबन मिशन में टॉप करने वाला स्टेट कौन सा है? झारखंड। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट भी। और झारखंड के बारे में बात चल रही थी तो पुराने न्यूज भी मैंने ऐड कर दिए। वर्ल्ड नो टबैको डे झारखंड को दिया था WHO ने। वर्ल्ड नो टबैको डे झारखंड को दिया था WHO ने। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट ये झारखंड में होना है। ठीक है, उसके साथ साथ झारखंड में सरहुल फेस्टिवल, सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है? झारखंड का है। तो ये सारी बातें झारखंड के बारे में हैं। और झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है जमतारा, जमतारा इंडिया का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है जहां के हर गांव में, हर गांव पंचायत में क्या है? लाइब्रेरी है। इंडिया का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसकी सारी ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी है वो झारखंड का जमतारा डिस्ट्रिक्ट है। झारखंड का जमतारा डिस्ट्रिक्ट है। चलो भाई झारखंड को एक बार दोबारा लेते हैं। ये लीजिएगा झारखंड से रिलेटेड पहला पॉइंट। रूरबन मिशन में टॉप किया झारखंड। वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड मिला झारखंड को WHO से। फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट झारखंड में होना है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड का है। और झारखंड का जमतारा इंडिया का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है जिसके हर एक गांव पंचायत में क्या है? लाइब्रेरी है। तो ये सारी बातें किससे रिलेट कर रही हैं? सर झारखंड से। ठीक है, तो ये सारी बातें रिलेट करती हैं झारखंड से जो आप लोगों को पता चल चुकी हैं। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, अगले न्यूज की ओर। ये लीजिएगा, अगला न्यूज आता है हमारा। अकॉर्डिंग टू द 27th एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, अभी ना हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट दिया है, जो 27th एडिशन था यूनाइटेड नेशन का, जिसमें वो पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं, वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया वो दिन दूर नहीं जब इंडिया पहुंच जाएगा सबसे नंबर 1 पर। चाइना को क्रॉस करता हुआ इंडिया पॉपुलेशन के मामले में कब नंबर 1 पे होगा? बस अगला साल ही है, 2023। हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 पर होगा। ये तुम खुद सोच सकते हो गर्व की बात है या कौन सी बात है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जो देश होगा वो अभी जो चाइना है, अगले साल 2023 में इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को सरपास कर देगी जिस रफ्तार से इंडिया में जनसंख्या बढ़ रही है। बस तो ये याद रखना, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया कौन से ईयर में चाइना को सरपास कर लेगा? 2023 में। ठीक है, 2023 में। अब पॉपुलेशन की बात चल रही है तो आपको वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी पता होना चाहिए, 11th ऑफ जुलाई। 11th ऑफ जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम द वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड रेजिलिएंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटी एंड एंश्योरिंग राइट एंड चॉइस फॉर ऑल। ये इस बार की थीम रखी गई थी पॉपुलेशन डे की। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11th ऑफ जुलाई को मनाया जाता है। पॉपुलेशन डे 11th ऑफ जुलाई। इंडिया 2023 में चाइना की पॉपुलेशन को पिछाड़ता हुआ आगे बढ़ जाएगा। चलो ये भी पता चल गया।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट दी, एक इंडेक्स दिया, जेंडर गैप रिपोर्ट या जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स, जिसमें इंडिया का जो रैंक है वो 135 है जेंडर गैप के मामले में। टोटल 146 कंट्री का सर्वे हुआ, जिसमें इंडिया का प्लेस क्या है, 135। तो याद रखिएगा, जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का प्लेस 135 है। पहले नंबर पर आइसलैंड है, पहले नंबर पर आइसलैंड, इंडिया का प्लेस 135 जेंडर गैप इंडेक्स में। जेंडर गैप इंडेक्स को जारी कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स को जारी करता है, इंडिया का प्लेस है 135, पहले नंबर पर आइसलैंड आता है। बस इतनी सी बात यहाँ पर आपको याद रखनी है। कोई भी इंडेक्स आ जाए तो मैंने आपको बता रखा है कि इंडेक्स में इंडिया का प्लेस, टॉप कंट्री कौन सी है, टोटल कितनी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, और कौन इस इंडेक्स को जारी कर रहा है, रिलीज कर रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जेंडर गैप इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया, इंडिया का प्लेस 135, टोटल 146 कंट्री, और टॉप पर है आइसलैंड। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी थी। आगे चलते हैं। गूगल ने लॉन्च किया स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव। स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव, जिसमें वो गैदर करेंगे स्टार्टअप के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन, और स्टार्टअप को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए वो इंफॉर्मेशन का यूज किया जाएगा। स्टार्टअप के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, फिर स्टार्टअप में और ज़्यादा स्टार्टअप को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए उसे बूस्ट किया जाएगा। स्टार्टअप पता है ना, भूले तो नहीं, स्टार्टअप डे मनाया था मोदी जी ने, उसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि स्टार्टअप डे बता दिया, फिर मैंने यूनिकॉर्न, डैकाकॉन, हैक्टोकॉन स्टार्टअप आपको पढ़ाए थे, याद है ना। यूनिकॉर्न 1 बिलियन से ज़्यादा, 10 बिलियन से ज़्यादा, डैकाकॉन, हैक्टोकॉन 100 बिलियन, बार बार वो बात मैंने आपको बताई हुई है, और वो याद रखना है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन से होते हैं, डैकाकॉन स्टार्टअप कौन से होते हैं, हैक्टोकॉन स्टार्टअप कौन से होते हैं। ठीक है, और स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की बात चल रही है, किसने लॉन्च किया है, गूगल ने। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव गूगल ने लॉन्च किया है। चलिएगा आगे बात करते हैं। आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईएससी बेंगलुरु के अंदर लगाया गया, क्या लगाया गया, नोकिया ने अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आईआईएससी बेंगलुरु के साथ टाई अप किया नोकिया ने, और अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगाया नई नई रोबोटिक टेक्नोलॉजी के लिए, नई नई रिसर्च के लिए। आईआईएससी बेंगलुरु के साथ किसने टाई अप किया, नोकिया ने। आईआईएससी बेंगलुरु वही नहीं है यार जहां पर इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर लगा था, याद आएगी बात। इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वाली बात भी मैंने आपको बता रखी है। उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, परम प्रवेग। इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कहां पर लगाया गया था, तो ये बात मैंने आपको बताई है, परम प्रवेग आईआईएससी बेंगलुरु, ये इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, वैसे तो परम गंगा भी लगा था, आईआईटी रुड़की में परम पोरूल लगा है, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर लगे हैं, तो मैंने आपको ये सारे सुपर कंप्यूटर बता रखे हैं कौन कौन से कहाँ लगे हैं। लेकिन परम प्रवेग कहाँ पर लगा है, आईआईएससी बेंगलुरु में, जिसके साथ नोकिया ने टाई अप किया है अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगाने के लिए। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। जापान की सरकार ने एक अवार्ड दिया है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार का अवार्ड इंडिया की एक कंपनी जिसका नाम है सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायणन कुमार जी को, क्योंकि इन्होंने इंडिया और जापान के जो ट्रेड रिलेशन है उनको बूस्ट किया। इंडिया और जापान के ट्रेड रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का अवार्ड जापान की गवर्नमेंट ने किसको दिया है, वो दिया है नारायणन कुमार को। तो ना ये जापान की सरकार ऐसे ऐसे अवार्ड देती रहती है, मेनली इंडियंस को मिलते हैं। पिछले साल मैंने पढ़ा था श्यामला गणेश को मिला था, वो ना बेंगलुरु की एक टीचर थी जो इंडिया में जापानीज लैंग्वेज पढ़ाती थी। इंडिया में जापानीज लैंग्वेज पढ़ाने वाली टीचर श्यामला गणेश, उस टीचर का नाम था श्यामला गणेश, उन्हें मिला था ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। इस साल दिया है एक बिजनेसमैन को, क्योंकि इन्होंने इंडिया और जापान के रिलेशनशिप को बढ़ावा दिया है। ठीक है, इन बिजनेसमैन का नाम क्या है, नारायणन कुमार। नारायणन कुमार को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन कौन से देश की सरकार ने दिया है, जापान। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर आगे ग्रैंड मास्टर, तुम्हें सभी को पता है ग्रैंड मास्टर के बारे में। ठीक है, ग्रैंड मास्टर अभी इंडिया के 74 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं।
याद करो, प्रीवियस क्लास में ही तुम्हें मैंने बताया था 74th राहुल श्रीवास्तव थे। 74th ग्रैंड मास्टर कौन थे? राहुल श्रीवास्तव। ठीक है, ग्रैंड मास्टर कौन थे? राहुल श्रीवास्तव। तो इंडिया के 74 ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं। आपको क्या बताना था, ये जो 74th ग्रैंड मास्टर हैं, इनका नाम तो ये मैंने ही आप लोगों के लिए लिख दिया है, राहुल श्रीवास्तव। ठीक है, चलो अब पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी आई, उनका नाम क्या है? माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। तो ये आप लोगों को याद रखना है, विश्वनाथन आनंद जी की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का नाम। विश्वनाथन आनंद जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। ये विश्वनाथन आनंद जो इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर थे। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, 74th ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर जी की ऑटोबायोग्राफी माइंड मास्टर। ठीक है, याद रखना इसे। अगली बुक पर चलते हैं। अगली बुक आई मैकमोहन लाइन, जो इंडिया और चाइना के बीच की लाइन है। तुम्हें पता है इंडिया और चाइना के बॉर्डर की जो लाइन है वो मैकमोहन लाइन है। बुक का नाम इन्होंने उसी लाइन पर रखा है, मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड ये लिखी है जनरल जे सिंह जी ने। जनरल, रिटायर्ड जनरल जे सिंह जी ने एक बुक लिखी है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड अभी किसने लिखी है? जनरल जे सिंह। जनरल जे सिंह जी ने लिखी है। ठीक है, तो ये बुक याद रखनी है। आगे बात करते गीता गोपीनाथ। अरे वही जो आईएमएफ की पहले तो चीफ इकोनॉमिस्ट हुआ करती थी, फिर चीफ इकोनॉमिस्ट की पोस्ट से प्रमोशन मिल गई, आईएमएफ की पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई। आईएमएफ वही, अरे आईएमएफ पता है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो वर्ल्ड बैंक के साथ बना था। दोनों ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन वुड्स ट्विंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था इकट्ठे हुआ था, ट्विंस, जुड़वा बच्चे कहते हैं। दोनों का हेडक्वार्टर यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, डीसी, वॉशिंगटन डीसी, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वॉशिंगटन डीसी के अंदर है ये, यूएसए की कैपिटल में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर। उसी आईएमएफ की बात चल रही है। आईएमएफ की एक फीमेल क्या हुआ करती थी, चीफ इकोनॉमिस्ट होती थी, वो भी इंडियन नहीं है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन की है। चीफ इकोनॉमिस्ट हुआ करती थी गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ फिर ये प्रमोट हो गई, अब ये आईएमएफ की पहली फीमेल डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई। चीफ इकोनॉमिस्ट से डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई। वो कह रहे हैं कि आईएमएफ की वॉल पर, आईएमएफ की ना एक वॉल है जहाँ पर अलग अलग लोगों के वो जो पिक्चर लगे हुए हैं, तो अभी इनका पिक्चर लगा है गीता गोपीनाथ का। गीता गोपीनाथ का, और इंडिया के सिर्फ दो ही पर्सनैलिटी है जिनका पिक्चर आईएमएफ की वॉल पर है। एक तो रघुराम राजन हुआ करते थे, रघुराम राजन हुआ करते थे, और दूसरा गीता गोपीनाथ है। सिर्फ दो इंडियन हैं जो आईएमएफ की वॉल पर अपना नाम चमका रहे हैं। एक रघुराम राजन थे और दूसरी ये बनी है आईएमएफ की वॉल पर चमकने वाली गीता गोपीनाथ, जो आईएमएफ की पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी, अब डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है। ठीक है, देखो इंडियंस ने भी इतना बड़ा बड़ा नाम कर रखा है विदेशों में। चलो अब बात ये चल रही है अमिताभ कांत जी की। अमिताभ कांत जो नीति आयोग के क्या हुआ करते थे? सीईओ, नीति आयोग के सीईओ हुआ करते थे। अब ये भाई नीति आयोग के सीईओ तो रहे नहीं, सभी को पता है नीति आयोग के सीईओ अय्यर जी बना दिए गए। ठीक है, नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो परमेश्वरन अय्यर बन गए। तो अब परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के सीईओ बन गए, अमिताभ कांत जी हट गए। तुम्हें पता है ना नीति आयोग के चेयरमैन तो मोदी जी हैं, वाइस चेयरमैन अभी अभी बने थे सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी बने थे। ठीक है, और साथ साथ सीईओ भी पोस्ट चेंज हुई थी। सीईओ जो बने थे परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर बने थे। अब परमेश्वरन अय्यर से पहले अमिताभ कांत थे, अब वो सीईओ की पोस्ट से तो हट गए। मोदी जी ने कहा टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हें इंडिया का शेरपा बना देते हैं G20 में। इंडिया का शेरपा मतलब इंडिया की ओर से G20 में जो लीडर हैं वो आज कौन है? अमिताभ कांत। इंडिया की ओर से जो G20 में लीडर हैं वो कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है, याद रखिएगा। और G20 वाली सारी बातें याद है,
G20 की इस बार की मीटिंग इंडोनेशिया में, अगली बार की इंडिया में होनी है, और उससे अगली बार की G20 की मीटिंग ब्राजील में होनी है। ठीक है, ये बातें भी याद रखनी है। G20 की मीटिंग से रिलेट करती हुई इस बार की G20 की मीटिंग इंडोनेशिया में, अगली बार की इंडिया में, और उससे अगली बार की ब्राजील के अंदर होनी है। ठीक है, ये G20 की मीटिंग्स के बारे में है। चलिएगा, फिर चलते हैं अपने अगले न्यूज़ की ओर, और हमारा अगला न्यूज़ क्या आता है, ये लीजिएगा। तो अगला न्यूज़ हमारा आता है ये, पल्लवी सिंह इंडिया की बनी है मिस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल। मिस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल अभी हाल ही में जो साउथ कोरिया में हुआ, वहाँ पर इंडिया की कानपुर उत्तर प्रदेश की लड़की क्या बनी है, अभी मिस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल उन्हें मिला है। मिस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल किसे मिला है, पल्लवी सिंह को। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वो बता दिया था, मिस इंडिया वर्ल्ड, मिसेज इंडिया वर्ल्ड, उनके नाम भी याद रखने हैं यार, ये बहुत सारी बन जाती हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड, मिसेज इंडिया वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल, तो थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको कंपाइल करके पढ़ोगे, इकट्ठा करके पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। पिछली क्लास में मैंने इकट्ठा किया था, अब मैंने दोबारा नहीं, ताकि बार बार थोड़ी से टाइम के बाद ना जब भी कुछ ऐसा और बनेगी फिर मैं ये 4-5 इकट्ठी कर दूंगा। मिस इंडिया वर्ल्ड, मिसेज इंडिया वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स एंड मिस यूनिवर्स डिवाइन टाइटल, ये सारी की सारी बातें हैं। ठीक है, अभी इतना याद रखो, मिसेज MRS, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन टाइटल, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन टाइटल है। मैं मिस पढ़ रहा था, मिसेज है। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन टाइटल ये जो मिला है पल्लवी सिंह को मिला है। ठीक है, चलो अब देखो, 19 साल की एक लड़की जिसका नाम है जानवी दंगेती। जानवी दंगेती जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है, ऐसी सबसे कम उम्र की लड़की बनी है जिन्होंने अभी हाल ही में जो पोलैंड है, पोलैंड के अंदर एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर जिन्होंने अभी वहां पर अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया। ट्रेनिंग को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की, ठीक है, ऐसी ट्रेनिंग को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन बनी है, जानवी दंगेती। जानवी दंगेती 19 साल की लड़की जिसने हिस्ट्री क्रिएट करी है, सबसे यंगेस्ट बनी है एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करने वाली। एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम को ज्वाइन करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की जानवी बनी है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट। हाँ भाई, इंडिया में इंटरनेट के फादर जिनका नाम क्या है, ब्रिजेंद्र के सेंगल। ब्रिजेंद्र के सेंगल, इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। आपको वैसे मैंने डेथ वाले क्वेश्चन अभी तक पढ़ाए नहीं, लेकिन एक आधा जो इंपॉर्टेंट लगता है ना, इंडिया में इंटरनेट के फादर जिनका नाम है ब्रिजेंद्र के सेंगल, इनकी डेथ हो गई है। ये कौन है, इंडिया में इंटरनेट के फादर। अब आप कहोगे सर वर्ड में अलग होंगे क्या, अरे बिल्कुल, वर्ड में फादर ऑफ इंटरनेट बोलते हैं विंट सर्फ को। याद रख लेना, ये पर्सन का नाम विंट सर्फ ये वर्ड में इंटरनेट के फादर हैं, और इंडिया में इंटरनेट के फादर हैं ब्रिजेंद्र के सेंगल। ब्रिजेंद्र के सेंगल जी की डेथ हो गई है। ये VSNL के चेयरमैन हुआ करते थे, विदेश संचार निगम लिमिटेड के। इनकी डेथ हो गई। फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट बोला जाता है, और फादर ऑफ इंटरनेट इन वर्ड किसको बोला जाता है, विंट सर्फ जी को। ठीक है, दोनों बातें आप लोगों को याद रखनी है। चलते हैं अपने अगले न्यूज की ओर। चलिएगा, अगला न्यूज हमारा आता है किसके बारे में, ध्यान से समझिएगा। ये है जसप्रीत बुमराह जी ने एक ओवर में 35 रन बनाए। अब आप कहोगे सर 35 रन कैसे बना सकते हैं, यार 29 तो इन्होंने अपने बैट से बनाए, ठीक है, और बाकी वाइड चली गई, नो बॉल हो गई, उसका भी तो रन मिल गया। भाई साहब, ब्रेन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। वो वेस्ट इंडीज के जो ब्रेन लारा थे उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए जसप्रीत बुमराह एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाए इन्होंने। ठीक है, एक ओवर में 36 रन बनाने का रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह ने बनाया है, ब्रेन लारा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए। नाम याद रखना है, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, और अभी आईसीसी की रैंकिंग में भी तो टॉप पर आ गए हैं। ठीक है, आईसीसी की रैंकिंग में भी ये टॉप पर आ गए हैं। आईसीसी रैंकिंग तो चेंज होती रहती है, लेकिन फिर भी याद रखो अभी तो टॉप पर आ चुके हैं आईसीसी की रैंकिंग में। भगवानी देवी दागर, हरियाणा की है भगवानी देवी दागर, 94 साल की, जिन्होंने स्प्रिंटर में गोल्ड मेडल जीता है। फिनलैंड के अंदर वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी।
वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी फिनलैंड में, जिसमें भगवानी देवी दागर ने 94 साल में गोल्ड मेडल जीता। कोई छोटी बात नहीं है। 94 ईयर्स, जहाँ लोग जीने की सोच नहीं पाते हैं, वहाँ इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता है। भगवानी देवी दागर वर्ल्ड मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में इन्होंने जीता गोल्ड मेडल 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में। 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। क्या नाम है? भगवानी देवी दागर। याद रखिएगा, भगवानी देवी हरियाणा से हैं। और विमल्डन अभी हाल ही में हुआ। विमल्डन के बारे में तुम्हें वो बात याद है? क्या आप लोगों को ये याद है कि साल में वर्ल्ड में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं सर? पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो हो चुका है, दूसरा फ्रेंच ओपन होता है जो भी हो चुका है, तीसरा विमल्डन होता है, ये भी अभी हुआ है, और ये अभी यूएस ओपन होना पेंडिंग है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता था? राफेल नडाल और एशले बार्टे ने। ठीक है। फ्रेंच ओपन हुआ, ये भी राफेल नडाल, वुमेन्स में ईगा ने जीता था, वुमेन्स में। अब विमल्डन हो गया। विमल्डन किसने जीता है? विमल्डन जीता है नोवाक जोकोविच और एलिना ने जीता विमल्डन। तो यहां पर ना कम से कम आप लोगों को इसमें मेन सिंगल, वुमेन सिंगल ये तो पढ़ने पड़ेंगे। जैसे मैंने ये बताया, ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल राफेल नडाल, वुमेन सिंगल एशले बार्टे, फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल और ईगा, और विमल्डन में नोवाक जोकोविच और एलिना। ये आपको पता चला। साल में 4 होते हैं, चौथा अभी पेंडिंग है। और इन चारों को बोलते क्या है सर? इन चारों को बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। टेनिस के क्या होते हैं? ग्रैंड स्लैम। ठीक है, याद रखिएगा, टेनिस के क्या होते हैं? ग्रैंड स्लैम। और एक और बताऊं, विमल्डन में ना इस बार विमल्डन होता कहाँ पर है? बाकियों के नाम से पता चल रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में होगा, यूएस ओपन यूएस में होगा, फ्रेंच ओपन फ्रांस में होगा। विमल्डन होता है यूके में। और अभी ना इसके रिलेटेड न्यूज़ आ रहा था, विमल्डन ने बैन कर दिया है रशिया और बेलारूस को। वहाँ पर इन रशिया और बेलारूस का कोई भी प्लेयर विमल्डन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने कहा, यूके वालों ने कहा, भाई साहब तुमने यूक्रेन के साथ बहुत बुरा हाल किया था, जिस कारण से तुम्हारा कोई प्लेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रशिया और बेलारूस दोनों को बैन कर दिया था। कहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए? विमल्डन में। तो इस बार जो विमल्डन हुए, ना तो रशिया का ना तो बेलारूस का कोई प्लेयर पार्टिसिपेट किया है। तो ये आप लोगों को ग्रैंड स्लैम के बारे में पॉइंट याद रखना है। स्टूडेंट्स डे पर चलते हैं। नेशनल स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है? 9 जुलाई को, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस दिन बर्थ एनिवर्सरी या कह सकते हैं फाउंडेशन डे होता है। अखिल भारतीय, एबीवीपी सुना होगा तुमने अपने कॉलेजेस में, एबीवीपी का फाउंडेशन डे होता है 9 जुलाई को, जिस कारण से वो नेशनल स्टूडेंट डे मनाते हैं। हम कंफ्यूज मत होना नेशनल स्टूडेंट डे और वर्ल्ड स्टूडेंट डे में। वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को मनाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी की याद में। वर्ल्ड स्टूडेंट डे। नेशनल स्टूडेंट डे 9 जुलाई को होता है, एबीवीपी का फाउंडेशन डे। आगे बात करते हैं मलाला डे। ठीक है, मलाला यूसुफजई वही है ना जिन्हें 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था। याद आया ना? नोबेल पीस प्राइज। अरे वही नोबेल पीस प्राइज जो कौन देता है? नॉर्वे देता है। याद आ रहा है वो नोबेल प्राइज के बारे में? मैंने आपको पूरी डिटेल से बता रखा है सर। ये वही नोबेल प्राइज है ना, नोबेल प्राइज जो 6 फील्ड में मिलते हैं। 5 फील्ड में स्वीडन देता है, 1 फील्ड में नॉर्वे। याद करो, अवार्ड में पढ़ा रखा है SWEDEN, स्वीडन। 5 फील्ड में स्वीडन देता है, 1 फील्ड में नॉर्वे देता है नोबेल का पीस प्राइज। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक, लिटरेचर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर में स्वीडन देता है। नोबेल पीस प्राइज 2014 में मलाला यूसुफजई को मिला था, और इनके साथ इंडिया के थे कैलाश सत्यार्थी। इन दोनों को 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। मलाला यूसुफजई, इतने सारी बच्चियों की इन्होंने जान बचाई। ठीक है, तो मलाला यूसुफजई के नाम से इंटरनेशनल मलाला डे मनाते हैं। कब? 12 जुलाई को। मलाला यूसुफजई जी के नाम से 12 जुलाई को इंटरनेशनल मलाला डे मनाते हैं। और याद रखना, मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज कब मिला था? 2014 में। मलाला यूसुफजई के साथ इंडिया के कौन से पर्सन थे?
कैलाश सत्यार्थी, दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया था 2014 में। चलो, वर्ल्ड पेपर बैग डे। पेपर बैग डे 12 जुलाई को होता है। पेपर बैग डे 12 जुलाई को होता है। साथ साथ वर्ल्ड यूथ स्किल डे। वर्ल्ड यूथ स्किल डे ये 15 जुलाई को होता है, जिसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर फ्यूचर। ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर फ्यूचर। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता चली हैं जुलाई के वीक 2 के करंट अफेयर से। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप लोगों ने पढ़ा, समझा और एक एक पॉइंट को अपने माइंड में आपको सेट करना है। ठीक है, तो हर एक चीज अच्छे तरीके से जब समझोगे तभी आप लोगों को अपने आप ही समझ में आनी शुरू हो जाएगी। मेन दिक्कत है डेज में। डेज की बात करें तो डेज याद कैसे करें, इसमें ना सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहता हूं कि एक बार पढ़ लिया ना, एक रफ सा आइडिया बना लो। अगर कुछ ट्रिक बना पाओ तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक रफ सा आइडिया बना लो कौन सा डे कब होगा। ठीक है, कौन से मंथ में होगा, कम से कम आंसर ठीक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जुलाई के वीक 3 के करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल।